हाय गाइस, माय नेम इज शुभ सक्सेना। मैं एक यूपीएससी स्टूडेंट हूँ और मैं आप जैसे यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, जो आप जैसे यूपीएससी स्टूडेंट हैं जो कि मेरी तरह ही हैं, उनको जो हिस्ट्री में समझ में नहीं आता, उनको जो डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं उनके मन में, बहुत सी बातें हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें समझ नहीं आती। तो आप में से कुछ हैं जिन्हें समझ में आ भी जाता, बहुत से ऐसी नहीं समझ आता। तो जैसे कि आधुनिक भारत जो है हमारे, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, इससे यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठाता है। और हमारे जैसे स्टूडेंट जब जाते हैं यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, यूरोपीय कंपनी के आगमन से लेकर आंदोलनों तक की कहानी। उससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं मिलता उन्हें, ना ही वो डिटेल में सर्च कर पाते हैं कि कहाँ से भारत में ब्रिटिश कंपनी इस्टेब्लिश हुई, कौन से अधिकार कौन से सम्राट ने उन्हें प्रदान किए। तो मैं सभी कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। और हाँ, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, अगर हुई तो हुई 7 से 8 मिनट की। मैं नहीं चाहता आप बोर हो, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, पढ़ाऊँगा कुछ भी नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं, द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का पतन। यूँ तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर के पदारोहण से हुई थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ इसका अंत होना शुरू हो गया था। एकदम से नहीं, धीरे धीरे अंत होना शुरू हो गया था। तो औरंगजेब के शासनकाल से ही वैसे पतन की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी, क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उस समय मुगल साम्राज्य भारत में सबसे बड़ा था। आप ऐसा कह सकते हैं कि उस समय जो था, पहले इतना कभी विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य बहुत ऊंची ऊंचाई तो पहुंच चुका था। और इसी क्षेत्रीय विस्तार, मतलब जिस तरह वो फैल रहा था, तो उसी के फैलने की वजह से जो बीच का केंद्र था वो कमज़ोर होना शुरू हुआ, जिसके कारण मुगल साम्राज्य धीरे धीरे अंदर ही अंदर कमज़ोर होने लगा। दूसरा जो रीज़न है वो है मुगल साम्राज्य में औरंगजेब की पथभ्रष्ट नीतियाँ। पथभ्रष्ट नीतियाँ कैसी कि उन्होंने जो था वो धार्मिक और सामाजिक नीतियों से प्रजा में बगावत का आरंभ हो गया था, जिसमें महान मराठा भी शामिल थे, जिन्होंने 20 साल तक औरंगजेब के साथ दक्कन के क्षेत्र में युद्ध लड़ा था। औरंगजेब की सबसे बड़ी गलत नीति वो ये थी कि 20 साल तक मराठों के साथ युद्ध, जिसने कि उनके कोष को खाली कर दिया था, काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया था। पहले भी शाहजहाँ के निर्माण शौक के कारण जो कोष था वो कमज़ोर हो रहा था, लेकिन अब तो ये 20 साल के युद्ध ने कतई खाली कर दिया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 12 मुगल सम्राटों ने गद्दी संभाली और वो तेजी से बिखरते चले गए। 1707 से लेकर 1758 तक जो 12 मुगल सम्राट थे उनका इसमें उद्भव हुआ, जिन्हें उत्तरी मुगल कहा जाता है। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और 1761 तक 1761 तक जो मुगल थे उनका स्थान मराठों ने ले लिया था और वो भारत के रक्षक के रूप में सामने आए। लेकिन अब बहुत से लोग ऐसे हैं वो सोचेंगे कि लेकिन हमने पढ़ा था तो मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर था वो तो 1858 में था, 1857 में था, तो ये कैसे हो सकता है कि मराठों ने स्थान ले लिया। तो गाइस, सीधी सी बात यह है, शासन जो था वो मुगल सम्राट का रहता था, लेकिन जो नियंत्रण था, राज्य था, वो एक तरीके से मराठों का था। अब जब मैं आपको आगे जो लेट मुगल्स हैं, जो उत्तर मुगल्स हैं, उनके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझोगे कि मराठों का शासन कैसे था, किस तरीके से था मुगल सम्राट के होने के बावजूद भी। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था, 1761 तक मराठों ने मुगलों का स्थान ले लिया भारत के रक्षक के रूप में। अब हम आते हैं इसकी बात पर कि जब पेंशन भोगी था कब तक, तो मुगल सम्राट जो था वो 1765 तक पेंशन भोगी बनकर रह गया था और 1857 तक, जब तक कि ब्रिटिश कंपनी द्वारा अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित नहीं कर दिया गया था। अब रंगून निर्वासित क्या है, तो रंगून जो है ये एक देश था जिसे आज के दौर में म्यांमार नाम से जाना जाता है, और निर्वासित का मतलब था ट्रांसफ़र, जिसको कि म्यांमार निर्वासित कर दिया गया था, उसको वहाँ भेज दिया गया था। तो वो था हमारे मुगल अंतिम जो मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर। मुगल, अब हम आते हैं कि लेट मुगल्स जो थे उसके ऊपर हम आते हैं। तो सबसे पहले जो लेट मुगल थे
वो थे बहादुर शाह जफर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके 3 पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया था, जिनमें से सबसे बड़े राजकुमार मोहम्मद मुअज्जम ने अपने छोटे भाई कम्बख्श को 1707 में जावज में हराकर और मोहम्मद आजम को 1709 में मृत्यु के घाट उतारकर वो विजयी हुआ और फिर वो मुगल सम्राट बनकर दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। लेकिन ये जो बहादुर शाह जफर था ये एक वयोवृद्ध था, यानी कि एक वृद्ध शासक था जो कि जिसकी उम्र करीबन 65 वर्ष थी और 65 वर्ष उम्र का एक वयोवृद्ध शासक था जिसने कि औरंगजेब की कुछ संकीर्ण सोचों को सीखा था और उन्हें पुनः लागू किया, लेकिन उसने हिंदुओं के प्रति अधिक सहिष्णु रवैया अपनाए, यानी कि उसके शासनकाल में मंदिर नहीं तोड़े गए। उसने हिंदुओं को काफ़ी अच्छी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया और साथ ही साथ उसने राजपूत, जाट, बुंदेला और सिखों के साथ शांति स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु सिखों के साथ नहीं हो पाया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिख थोड़ा भड़क सा गए थे तो वो नहीं हो पाया था। तो इस बारे में जो बहादुर शाह जफर हैं इनके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में पूरा परिचय दूंगा। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा कि मैं आगे ऐसी एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मैंने आपको एक बार फिर से शॉर्टली थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से कि जो मुग़ल एम्पायर था उसके पतन के सबसे पहले रीज़न क्या था। पहला, औरंगजेब की पथभ्रष्ट नीतियाँ जिन्होंने प्रजा में बगावत आरंभ किया। दूसरा, मराठों के साथ निरर्थक युद्ध लड़ने की सबसे गलत नीति जिसने कि उसको कोष को रिक्त कर दिया। तीसरा जो था वो था उसका फैलावा, मुगल शासन का फैलावा, जिससे कि उसका नियंत्रण का जो केंद्र तब कमज़ोर होने लगा। जैसे कि आप एक गुब्बारे को फैलाएंगे तो वो फूलेगा और जो उसका पीछ का है वो सेंटर उससे वो दूर होता जाएगा। सेम यही मुगल साम्राज्य का रीज़न था। और ये जो डिक्लाइन ऑफ मुगल साम्राज्य है, मैं अब ये इसको आप ऐसे नहीं समझ सकते, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके जब आप मुगल सम्राट के बारे में जानेंगे तब आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। थैंक्स अ लॉट इस वीडियो में बने रहने के लिए। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आई मीन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट वीडियो तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो। बाय गाइस।